लास्ट क्लास में अपन ने सबसे लास्ट में क्या पढ़ा था? लास्ट में अपन ने क्या पढ़ा था? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सवाल लिए थे सर, ऑप्टिकल ऑप्टिकल फाइबर का। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट जैसे अपन ने टोटल रिफ्लेक्शन देखा था। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता कब कब है कि पहली कंडीशन तो है जो रे है वो डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, और सेकंड कंडीशन है आई जो है ग्रेटर क्रिटिकल एंगल से वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए इंसिडेंट एंगल। उसके बाद अपन ने जो है टीआईआर के अंदर कुछ एग्जांपल किए थे अपन ने, और अब अपन क्या करते हैं कि जब रे जो है वो अपन ने वैसे इन जनरल रिफ्रैक्शन के अंदर डेविएशन ये बीच बीच में क्या बोलने लग गया आज? सर अपडेट हुआ है Zoom। ओके, तो डेविएशन एंगल व्हेन रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर। ओके, डेंसर से रेयर के अंदर अगर रे ट्रेवल करेगी तो उस केस के अंदर डेविएशन एंगल जो डेल है ये किस टाइप से चेंज हुआ? तो अपने को पता है कि जैसे में ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। लेट्स से कि ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है और यहाँ पे एयर है, तो यहां से कोई रे अगर जाएगी तो ये अपन ने नॉर्मल बना लिया, ये इंसिडेंट इसका आई हो गया, और ये रेयर मीडियम में जा रही है तो रेयर मीडियम में जाते वक्त n कम होता है यानी साइन थीटा ज्यादा होगा, साइन थीटा ज्यादा होगा यानी ये नॉर्मल सी दूर की तरफ रिफ्लेक्ट होगी, ये ऐसे चलेगी। ये इसका आर हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ऐसे ऐसे में जब तक आईसी से कम रखता जाऊंगा, लेस देन आईसी है इंसिडेंट एंगल, तो उस केस में ये इसी टाइप से रिफ्लेक्ट होती रहेगी। सबसे पहले मैं इस ब्रैकेट के अंदर निकालता हूं कि व्हेन, यहां पे निकाल लेता हूं मैं, केस 1 व्हेन I is less than IC, या फिर I belong to 0 to IC। अगर I 0 से IC के बीच में है यानी इंसिडेंट एंगल IC से कम है तो उस केस में इसका जो डेविएशन एंगल है वो कितना होता है? तो डेविएशन एंगल अपने को जैसे डेंसर से रेयर में जा रही है तो I माइनस R होगा या R माइनस I होगा? R माइनस I। देखो ये रे, जैसे फर्स्ट वाली रे की बात करता हूं मैं, ये रे ऐसे जा रही थी और इधर चली गई यानी इतना डेविएट हो गई, ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ डेविएशन है। तो ये एंगल अगर आई है तो डेफिनेटली जो है ये लाइन नॉर्मल है और ये होगी, तो ये एंगल भी आई होना चाहिए।
अपने ये एंगल निकालना है तो r माइनस आई हो जाएगा क्या? बोलो। यस सर। तो उस केस में अपना डेविएशन एंगल r माइनस आई हो जाएगा। अच्छा, इसकी वैल्यू निकालनी हो तो इसके अंदर अपन स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, n1 sin थीटा 1 इक्वल टू n2 sin थीटा 2। तो r और i दोनों की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। तो ये आ जाएगी n1 यानी n इंटू साइन थीटा 1 यानी साइन i इक्वल टू n2 यानी 1 इंटू साइन थीटा 2 यानी साइन r। तो यहां से साइन i की वैल्यू या r की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स ऑफ n इंटू साइन i, और i को मैं i रहने देता हूं क्योंकि अल्टीमेटली अपन जो आगे ग्राफ बनाने वाले हैं वो i और डेल के बीच में बनाने वाले हैं। तो अपने पास डेविएशन एंगल कितना आ गया? डेल ये आ गया r माइनस आई, तो r की वैल्यू पुट कर लेता हूं यानी साइन इनवर्स साइन ऑफ i माइनस आई। ये डेल तब है जब I belongs to when I belongs to 0 to IC। और जब सोच के बताओ तुम कि if I equal to IC, अगर इंसिडेंट एंगल अगर अपन IC के इक्वल कर दें तब भी होगा तो रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन होगा इसका मतलब अपन ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। I इक्वल टू IC पुट करोगे तो उस केस में R कितना आएगा बताओ? 90। तो R 90 आ जाएगा। तो उस केस में I इक्वल टू IC केस में R 90 आ गया तो अपना डेविएशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा R माइनस आई यानी 90 माइनस IC। तो अभी तक अपन ने दो केस देखे हैं। अगर IC से कम होगा तब तो डेविएशन एंगल साइन इनवर्स साइन आई माइनस आई होता है। अगर I इक्वल टू IC हो गया तो डेल 90 माइनस IC हो जाएगा। सेकंड केस दे रहा हूं मैं, केस 2 व्हेन I is greater than IC। I अगर IC से ज्यादा है, तुमको लॉजिकली सोच के बताओ IC से ज्यादा होगा तो क्या रिफ्रैक्शन होगा? नो। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, TIR होगा, और अगर TIR होगा तो रिफ्लेक्शन की कंडीशन लगानी पड़ेगी। अच्छा सोच के बताओ रिफ्लेक्शन के अंदर डेविएशन कितना होता है? अच्छा ये एक सरफेस से रिफ्लेक्शन है यानी एक मिरर से रिफ्लेक्शन के टाइप से आएगा डेविएशन। तो सिंगल मिरर से डेविएशन कितना होता है रिफ्लेक्शन के अंदर? रिफ्लेक्शन फ्रॉम सिंगल मिरर जो होता है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम वन सरफेस, डेविएशन कितना होता है? डेविएशन का फॉर्मूला कितना होता है बताओ? I minus 2i। I minus 2i, वेरी गुड, या 180 माइनस 2i। तो अपने को ये तीनों चीज पता चल गई। आराम से सोचना कि अगर I लेस देन IC होगा तब तो डेविएशन एंगल साइन इनवर्स साइन I माइनस I होगा। याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल अपन निकाल सकते हैं जो भी केस पूछेगा। अपन तो बस एक ग्राफ बनाने के लिए ये कर रहे हैं। उसके बाद I इक्वल टू IC होगा तो R 90 होगा और डेल 90 माइनस IC हो जाएगा। सर वो आपने साइन क्या हुआ? सर वो आपने डेल्टा इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन आई लिखा है ना, वो आपने नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का n। अच्छा अच्छा, n की n नहीं लिखा। ठीक है ठीक है ठीक, सॉरी ये n, हाँ n ये आएगा ना, और I ग्रेटर देन IC है तो उस केस में रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन के अंदर डेविएशन होता है 180 माइनस 2i। अब अपन ग्राफ बनाते हैं, सोच के आराम से बनाना। अपन ग्राफ बना रहे हैं ये डेविएशन एंगल वर्सेस इंसिडेंट एंगल।
यानी डेल वर्सेस आई। कैसा ग्राफ आता है देखते हैं इसको। इस ग्राफ के बारे में कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हो गया अपने पास, इस तरफ रख लेता हूं मैं डेल, और इस तरफ रख लेता हूं मैं आई। तो आई वर्सेस डेल के बीच में मैं ग्राफ बना रहा हूं। थोड़ा सा आई को ऊपर लिख लेता हूं। हाँ, तो बाउंड्री कंडीशन तो मेरे को पता चल गई कि ग्राफ कहां पे ब्रेक होगा। आई इक्वल टू, देखो आई लेस देन आईसी है तब तक ग्राफ कंटिन्यूस होगा। उसके बाद आईसी पे 90 माइनस आईसी हो जाएगा, आईसी से ज्यादा होगा तब 180 माइनस 2 आई हो जाएगा, 180 माइनस 2 आई हो जाएगा। तो फर्स्ट ब्रैकेट लेता हूं मैं, व्हेन आई इक्वल टू आईसी है। अगर आईसी एंगल से, ये आईसी है एग्जैक्ट यहां पे सपोज, तो आईसी से कम अगर है तो उस केस के अंदर डेल जो है साइन इनवर्स ऑफ एन साइन आई माइनस आई है। इसका इस टाइप का ग्राफ आएगा। तो इस टाइप का ग्राफ, वैसे अपने को एग्जैक्ट इसका पैटर्न तो नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें डायरेक्टली बता देता हूं कि तुम खुद अच्छा लॉजिकली भी सोच सकते हो वैसे कि डेविएशन एंगल जो है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो ये बता सकता है क्या इस फॉर्मूले से, आर माइनस आई से? इंक्रीज होगा ऑब्वियसली बात है। तुम कोई भी दो वैल्यूज के लिए वैल्यू पुट करके पता कर सकते हो कि इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। कोई भी दो वैल्यू पुट कर लो एंगल की और उस एंगल पे वैल्यू निकाल लो, एन मान लो कुछ। तो यहां से यहां तक तो जो डेविएशन एंगल है वो कुछ इस टाइप से ग्राफ आता है। और जब आई एग्जैक्टली 180 हो जाएगा, सॉरी आई इक्वल टू आईसी हो जाएगा, तो आई इक्वल टू, ये तो वैल्यू क्या हो गई, ये तो आईसी पे वैल्यू कितनी होगी बताओ। आईसी हो जाएगा तो ये हो जाएगा 90 माइनस आईसी, 90 माइनस आईसी। और ये रिफ्रैक्शन के केस में हो रहा है, रिफ्रैक्शन के केस में हो रहा है, मतलब यही इसी ग्राफ के लिए वैलिड आएगा, इसी ग्राफ पे पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे I इक्वल टू आईसी पे डेविएशन एंगल आएगा 90 माइनस आईसी। अब तुम कुछ लॉजिकली सोच के बताओ कि जब आई ग्रेटर देन आईसी है, यानी इससे आगे, तो उसका डेल किस टाइप से वेरी कर रहा है, 180 माइनस 2 आई। यानी ये तो सिंपल है, ये किसकी इक्वेशन है बताओ, y इक्वल टू सम कांस्टेंट माइनस 2 इनटू x। x एक्सिस पे क्या है i, y एक्सिस पे क्या है डेल, y इक्वल टू माइनस mx प्लस c टाइप की इक्वेशन है क्या? हाँ सर। हाँ। तो यानी नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन होगी। और स्टार्ट का, अच्छा इसका स्टार्टिंग पॉइंट आईसीसी होगा, क्योंकि आई ग्रेटर देन आईसी के लिए एप्लीकेबल है, आईसी के लिए वैलिड नहीं होगा ये। तो आईसी पे मैं ऐसा सर्कल बना लेता हूं, यानी आईसी पे इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, और आईसी के बाद ये कुछ इस टाइप से डिक्रीज होगा, नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन आएगी। इसकी स्लोप अगर पूछे अपने से कोई, तो स्लोप -2 होगी। और इस पॉइंट पे वैल्यू कितनी होगी, जस्ट आई जस्ट ऑलमोस्ट आईसी होगा, तो ये हो जाएगी 180 माइनस 2 आईसी, 180 माइनस 2 आईसी, मतलब ऑलमोस्ट अपन अप्रोक्सीमेट आईसी की इक्वल पुट कर रहे हैं। तो ये हो गई 180 माइनस 2 आईसी। उसके बाद ऐसे डिक्रीज होगी, तो ये कुछ इस टाइप का ग्राफ आ जाएगा।
इस ग्राफ में कोई डाउट किसी को? अच्छा ये ग्राफ आगे टच कर जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। इस ग्राफ में कोई डाउट है कैसे बनाया? अच्छा ये ध्यान रखना यहाँ पे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है रिफ्रैक्शन के लिए अपन ने आई 90 माइनस आई सी लिया, तो यहाँ पे अगर डॉट बनाया तो यहाँ पे सर्कल बनाना पड़ेगा। ये सब फंक्शन में पढ़ रखा होगा तुमने। अच्छा एक बात बताओ, तुमने मैथ्स के अंदर फंक्शन पढ़ लिया क्या? यस सर। तो मैनी वन फंक्शन और वन वन फंक्शन क्या होता है बता सकते, पता है सबको? हाँ सर। यस सर। यस सर। तो मेरे को बताओ ये जो ग्राफ है या ये जो डेल का फंक्शन है, ये कौन सी ब्रैकेट के अंदर मैनी वन है और कौन सी ब्रैकेट के अंदर वन वन है? 90 माइनस IC का वहां तक वो मैनी वन है और उसके बाद वो 1 1 है। तो 0 से 90 माइनस IC तक तो मैनी वन है या वन वन? मैनी वन। मैनी वन। और उसके Many बाद one। क्या है? उसके बाद क्या है? वन वन है। तुम खुद देख सकते हो कि 90 माइनस IC तक किसी एक वैल्यू के लिए दो आंसर आएंगे अपने पास। अगर मैं एक डेल की वैल्यू रखूं तो उस एक डेल की वैल्यू के लिए अपने को आई की दो वैल्यूज मिलेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। एक डेविएशन के लिए आई की दो वैल्यूज मिलेगी, एक तो लेस देन आईसी, एक ग्रेटर देन आईसी। तो यहां से यहां तक तो मैं इसको लिख सकता हूं, मैं इस ग्राफ के अंदर यहीं पे लिख लूं क्या? अच्छा ये इधर वाला नोट कर लिया क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, तो कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं वो लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। पहला, डेल जो है वो अगर 0 to 90 माइनस IC है, उस केस में ये मैनी वन फंक्शन है। और ग्रेटर देन 90 माइनस IC है, यानी इससे डेल इससे ज्यादा होगा, तो उस केस के अंदर वन वन फंक्शन है। अच्छा एक और, कंटिन्यूटी पढ़ लिया क्या तुमने? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। कंटिन्यूटी नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ। कभी कभी पूछ लेता है, तुम्हें जब कंटिन्यूटी पढ़ोगे तब तो तुम्हें बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। कंटिन्यूटी लिमिट पढ़ लिया क्या? नहीं सर। लिमिट पढ़ लिया? सर। नहीं सर। नहीं सर। 11th में थोड़ा बहुत पढ़ा था क्या? हाँ सर, डिफरेंशिएशन में। हाँ, लिमिट का मतलब होता है, अच्छा लेफ्ट हैंड साइड। और कंटिन्यूटी क्या होता है? कंटिन्यूटी मतलब बस यही छोटी सी डेफिनेशन होती है कि किसी भी फंक्शन की, नाम से पता चल रहा है, कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब ब्रेक नहीं होना चाहिए बीच में। तो उसको मैथमेटिकली किस टाइप से लिखते हैं कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट दोनों सेम होनी चाहिए। मतलब किसी भी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड साइड से जहां से फंक्शन अप्रोच हो रहा है वहीं से राइट हैंड साइड से होना चाहिए। अदरवाइज तुम सोचो कि लेफ्ट हैंड साइड से तो लिमिट ये आ रही है, राइट हैंड साइड से लिमिट ये आ रही है, तो फिर तो ये ब्रेक हो जाएगा ना। मतलब पैराबोला जैसा होना चाहिए। नहीं, पैराबोला नहीं, कोई भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। ऐसा हो सकता है, मतलब ब्रेक नहीं होना चाहिए बीच में। कोई भी फंक्शन अगर ब्रेक नहीं हो रहा है तो उसमें हर पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आएगी। मतलब अपने कहने का मतलब है कि जैसे कोई भी x पे वैल्यू निकालोगे तो x 0 प्लस, मतलब x से थोड़ा सा ज्यादा देखोगे
या x से थोड़ा सा कम देखोगे तो वो वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आएगी, कंटिन्यूस होगा। तो तुम कुछ लॉजिकली सोच के बताओ कि i इक्वल टू IC पे क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है? नहीं सर। नो। ब्रेक हो रहा है ना। तो i इक्वल टू IC पे ना तो कंटिन्यूस है, और कंटिन्यूस नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि i इक्वल टू लेस देन IC पे तो लिमिट इसकी ये आएगी, और ग्रेटर देन IC पे लिमिट ये आएगी। तो लिमिट अगर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट अगर इक्वल नहीं है तो फिर वो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ऐसे लिख सकता हूं एट i इक्वल टू IC, i इक्वल टू IC डिसकंटिन्यूअस होगा। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट। ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट है। ये तुम लिमिट में पढ़ोगे तब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी डायरेक्टली लिख सकते हो कि i इक्वल टू IC पे ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो क्या इस ग्राफ के अंदर किसी को कोई डाउट? सर वो 0 to 90 माइनस IC वाला एक बार फिर से समझा दीजिए ना। 0 to 90 माइनस IC कौन सा, मतलब ये मैनी वन फंक्शन इसके बारे में बताना है या पूरा ही समझाना है? मेनी वन वाले के बारे में। हाँ, अरे मैनी वन का मतलब क्या होता है? मैनी वन का मतलब होता है कि नहीं सर वो नहीं, वो ग्राफ कैसे आया उस पार्ट में, वो वाला। अच्छा वो कैसे आया 0 से? अच्छा वो ग्राफ का पैटर्न कैसे आया? वो वहां का ग्राफ एक बार समझा दीजिए। हाँ हाँ हाँ, देखो 0 से 90 माइनस IC तक डेल जब 0 से 90 माइनस I है या फिर I 0 से IC है, दोनों बात एक ही है। x की वैल्यू रखूं या y की वैल्यू रखूं? जब I की वैल्यू 0 से IC रखोगे तो डेल की वैल्यू 0 से 90 माइनस IC तक आएगी। तो जैसे I टेंड्स टू 0 पुट करोगे, I 0 पुट करोगे तो डेल की वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी यहीं से स्टार्ट हुआ ग्राफ। उसके बाद जैसे जैसे ये जो फंक्शन है यहाँ पे भी I आ रहा है, यहाँ पे भी I आ रहा है, तो इस फंक्शन को जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि ये फंक्शन जो होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। उतना अपन मैथ्स में नहीं जा रहे, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। या फिर देखने का आसान तरीका, तुम I की कोई भी दो वैल्यूज पुट कर लो, I की कोई भी दो वैल्यूज पुट कर लो, 30 डिग्री ले लो, 145 ले लो। IC ध्यान रखना, IC से ये कम होना चाहिए। IC कैसे निकालोगे? साइन इनवर्स 1/n। तो उनके लिए हमेशा वैल्यू अगर बड़े x पे y बढ़ा रहा है तो इसका मतलब इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है और इसका पैटर्न ऑलमोस्ट इस टाइप से आता है, मतलब हाइपरबोला के टाइप से आता है। एग्जैक्ट हाइपरबोला में नहीं होता, बट उसका कर्व कुछ इस टाइप से आता है, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं आती। देखने से पता चल रहा है कि साइन का ग्राफ है, साइन इनवर्स ऑफ n sin I है, तो स्ट्रेट लाइन भी नहीं होगी और हाइपरबोला भी नहीं होगा, कुछ कर्व बनेगा। तो ऐसा कुछ एग्जैक्ट कर्व बनता है। अपने को एग्जैक्ट कर्व की के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पूछेगा वो, अपन ने बस बना लिया। तो I इक्वल टू IC पे इसकी वैल्यू अपने को पता 90 माइनस IC, तो उसकी बेसिस पे ये पॉइंट बना था, मेरे को ये पॉइंट बना था, बीच में अपन ने स्ट्रेट लाइन नहीं है तो अपन ने थोड़ा सा कर्व बना के इस टाइप से बना, ठीक है। और जब I इक्वल टू IC हो जाएगा तो 90 माइनस IC हो जाएगा एग्जैक्ट वैल्यू, और आगे केसेस में तुम इससे निकाल सकते हो। समझे क्या या नहीं समझे? हाँ बोलो। सर जो हमने I के लिए इंटरवल और वो इस साइड पर डेल्टा के लिए इंटरवल्स लिए, उसमें 0 भी इंक्लूड होगा ना?
मतलब जीरो, एक्चुअली जीरो का मतलब इंक्लूड ऐसे मैथमेटिकली तो नहीं होगा, क्योंकि जीरो एंगल पे इंसिडेंस होने का कोई सेंस नहीं बनता, समझ रहे हो बात? क्योंकि जीरो एंगल पे इंसिडेंट होगा तो डेल भी जो है वो जीरो आ जाएगा, सीधी की सीधी निकल जाएगी। मैंने बताया था लास्ट क्लास के अंदर कि जैसे अगर नॉर्मल के पैरेलली अगर इंसिडेंट हो रही है तो सीधी की सीधी निकल जाती है ना, जीरो इंक्लूड तो होगा लेकिन डेविएशन उसमें कितना आएगा, जीरो आएगा। हाँ देखो ऐसे जीरो का Yes, मतलब क्या है, आई जब जीरो है यानी ये जो सरफेस है ऐसी रे आई, इसके लिए आई जीरो होगा, तो ये रे सीधी की सीधी निकल जाती है ऑलमोस्ट, यानी इसके लिए डेविएशन जीरो होगा, जिस डायरेक्शन में जा रही थी उसी डायरेक्शन में जाती रहेगी। नहीं समझे? यस, हाँ जाती रहेगी, तो हम डेल्टा को 0 नहीं लिख सकते। हाँ लिख सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बट अपन हाँ मतलब काम है वो, ठीक है ये लोग इंक्लूड कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जीरो को तुम मतलब इंक्लूड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तुम्हें सर्कल बनाने की जरूरत नहीं, कोई इश्यू नहीं, तो डेल भी जीरो आ जाएगा। ओके सर। हाँ और किसी को कुछ डाउट था, कोई पूछ रहा था? और कोई डाउट? नो क्लियर है सर। सबको? तो इसको रफ कर दूं मैं, ये ग्राफ कोई ध्यान रहेगा अपने को। यस सर। यानी मैथमेटिकली तुम देख सकते हो कि I इक्वल टू IC से थोड़ा सा भी कम, अगर I लेस देन IC यानी IC से थोड़ा सा भी कम इंसिडेंट एंगल होगा तब उसका जितना डेविएशन होता है, I इक्वल टू IC से थोड़ा सा ज्यादा एंगल करने से उसका डेविएशन डबल हो जाता है अचानक से, ग्राफ शिफ्ट कर जाता है, जंप कर जाता है अचानक से। पहले कितना था 90 माइनस IC, डबल करोगे तो 180 माइनस 2 IC हो जाएगा, यानी अचानक से डबल हो जाता है उस I इक्वल टू IC पे। तो ये सब तो समझ में आ रहा होगा आई थिंक। यस सर। ठीक है, क्यों हो रहा है सबको पता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है कि इससे पहले तो रिफ्रैक्शन हो रहा था, उसके बाद रिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाता है। इसको रफ कर दूं मैं, इसको रफ कर दूं क्या? sir. यस सर। तो ये बातें हो गई अपनी जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। नेक्स्ट जो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो भी रिफ्रैक्शन से रिलेटेड ही है, लेकिन एक पर्टिकुलर शेप की ज्योमेट्रिकली कर रहे हैं, यानी प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म के बारे में पढ़ते हैं, या प्रिज्म की डेफिनेशन क्या होती है, प्रिज्म का शेप क्या होता है, या प्रिज्म से रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो इसमें अपन नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं प्रिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा ध्यान रखना, प्रिज्म के अंदर कुछ एक दो फॉर्मूलेस पढ़ेंगे, वो फॉर्मूलेस तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है ही सही, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर तुम देखोगे कि प्रिज्म को काफी डिटेल में दे रखा है, यानी बोर्ड के लिए भी वो फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो फॉर्मूला अपने को याद रखना चाहिए। कैसे आएगा वो अपन एक बार समझ लेंगे, लेकिन प्रिज्म के फॉर्मूले अपने को अच्छे से याद होने चाहिए, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट। प्रिज्म क्या होता है? तो प्रिज्म जो है ट्रांसपेरेंट
solid glass piece, transparent solid glass piece having two similar sides. जनरली अपन जो यूज करते हैं प्रिज्म, अपन 12th लेवल पे जो यूज करेंगे उसके अंदर टू साइड्स अपन जो है वो सिमेट्रिकल लेंगे, यानी एग्जैक्टली सेम टाइप की होती है। देखो जैसे, अच्छा जनरली अपन एक और बात है कि जनरली जो प्रिज्म का शेप लेते हैं अपन ट्रायंगुलर शेप का प्रिज्म लेते हैं, यानी प्रिज्म का सिंपल मतलब ये है, प्रिज्म का मतलब क्या होता है, कैसे बनाते हैं उसको समझते हैं। प्रिज्म जैसे अपने पास कोई ग्लास का पीस है, कोई ग्लास का पीस है अपने पास, उसको किसी एक साइड को कट कर दो। अच्छा जनरली ट्रायंगुलर लेते हैं बस, कोई कंपलसरी नहीं, मतलब जैसे ये सॉलिड ग्लास का जो पीस है ये भी प्रिज्म है, इसको ट्रायंगुलर प्रिज्म बोल सकते हो। जनरली अपन ट्रायंगुलर प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें एक साइड को कट कर दो, मतलब ऐसा बना दो, जैसे मैंने इसको यहां से कैसे चला दी, इसको यहां से कट कर दिया मैंने, तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। तो इसको भी मैं प्रिज्म बोलूंगा। कोई भी ग्लास का पीस, सॉलिड पीस या ग्लास भी जरूरी नहीं अपने को ट्रांसपेरेंट चाहिए, बस ट्रांसपेरेंट पीस होना चाहिए। जनरली ग्लास का लेते हैं जो पीस इजीली अवेलेबल होता है, तो ग्लास का कोई भी ट्रांसपेरेंट पीस जिसकी एक एज को अपन ने कट कर दिया, या फिर ऐसे समझ लो कि सारे एंगल्स 90 नहीं होनी चाहिए, मतलब सिंपल सी बात है, सारे एंगल्स 90 नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली वो प्रिज्म होगा। तो प्रिज्म की डेफिनेशन रिलेटेड या प्रिज्म का शेप, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जनरली अपन स्टैंडर्ड जो ट्रायंगुलर प्रिज्म है उसी के लिए सारे रिजल्ट्स वगैरह आप पढ़ेंगे। जनरली एग्जाम में भी जो अब तक आए हैं या तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर भी जो दे रखा है, इसी टाइप की प्रिज्म के बारे में बोला गया है। तो अपन जनरली कौन से प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, अपन उनके बारे में पढ़ेंगे जिनके जो टू साइड्स होते हैं, वो टू साइड्स जो ऑपोजिट फेसिंग है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। इसके अंदर क्या होगा, या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 3D ज्योमेट्री ऑफ ग्लास with two sides are similar facing each other। ऐसे अपन बोल सकते हैं कि जो आपस में जो दो साइड्स है, या साइड्स बोलने की बजाय शेप बोल देता हूं मैं, पूरा उसको फेस ही बोल देता हूं, टू शेप in 3D geometry of glass with two shape are identical
फेसिंग ईच अदर, ऐसे ये बोल सकता हूं कि जैसे, अच्छा सोच ढंग से सोचना, प्रिज्म है कैसा ये, जैसे इसकी हर साइड ट्रायंगुलर है, ऐसा ये ऐसे 2D में नहीं है ये, ऐसा पतली कोई लेयर नहीं है। मतलब तुम इसको ट्रायंगुलर प्रिज्म को समझने का आसान तरीका क्या है, जैसे अपने पास रेक्टेंगल है, या तुमने ऐसा देखा होगा, जैसे तुमने पढ़ा होगा कि टेट्राहेड्रल क्या होता है, पता है क्या? हाँ सर। यस तो टेट्राहेड्रल के जो चारों पॉइंट्स है, 3 नीचे और 1 ऊपर, उनको मैं अगर आपस में मिला दूं, तो फोर्थ पॉइंट को तीनों पॉइंट से अगर मिला दूं, तो हर साइड अपने को ट्रायंगुलर फेस मिलेगा। यस सर। तो उसी शेप की बात कर रहे हैं, उसी 3D ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं अपन, कि जो ट्रायंगुलर प्रिज्म है वो ऑलमोस्ट उसी शेप का है। तो जनरली अपन एक चीज और, जो बेस होता है, वो बेस तो ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि अपन किस टाइप का जो है प्रिज्म बनाना चाहते हैं। लेकिन अपन जो है वो जनरली उन्हीं ट्रायंगल्स की बात, उन्हीं प्रिज्म की बात करेंगे जो ट्रायंगुलर बेस है जिनका, और जिनका हर फेस काइंड ऑफ ट्रायंगल है। तो प्रिज्म समझ गए होंगे। प्रिज्म की छोटी सी डेफिनेशन है कि कोई भी ग्लास का पीस है, सॉलिड ग्लास का पीस, उसको कट कर दो तुम। कट करना इन द सेंस कि उसकी एंगल 90 नहीं रखने हैं अपने को, तो किसी भी शेप में कट कर सकते हो तुम। पैरेललोग्राम बना सकते हो या रेक्टेंगल बना सकते हो, कुछ भी बना लो। रेक्टेंगल तो मतलब 90 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, प्रिज्म क्या होता है शेप वाइज? यस सर। ज्यादा डिटेल में डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा अपने से, ये बस ऐसी नॉलेज के लिए, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बता दिया। बाकी अपने को कैलकुलेशन किस टाइप से करनी है, या ट्रायंगुलर प्रिज्म में रिफ्रैक्शन वगैरह किस टाइप से करवाना है, ये इंपॉर्टेंट है। बस यही ध्यान रखना है अपने को। चलो अपन तो इसको मैं रफ कर दूं, और अपन प्रिज्म के लिए कैलकुलेशन वगैरह या प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्शन किस टाइप से पढ़ते हैं वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यस सर। तो ये बना लिया अपन ने प्रिज्म। सॉलिड है पहली चीज तो। दूसरी चीज कि 2D नहीं है, 3D है, बट अपन सिंपल टाइप से 2D के हिसाब से रिफ्रैक्शन करवा रहे हैं। बट समझ जाना कि अपन जो है इस इधर का जो फेस है वो भी इस टाइप का है, फेस है, उधर का भी फेस है। मतलब एक रेक्टेंगल में, सॉरी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आइडिया बता दिया तो आप समझ गए होंगे। इस प्रिज्म का, इसको अपन बेस बोलेंगे। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट से कि अभी n ले लेता हूं मैं। n क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। यहां पे मैं एयर ले लेता हूं, बाद में अगर वो मीडियम चेंज करेगा, तो मैं प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n रिलेटिव लिख दूंगा, यानी n प्रिज्म अपॉन n मीडियम, सिंपल, ठीक है। उसके बाद प्रिज्म का सपोज ये एंगल जो है इसको मैं a बोल देता हूं, नोटेशन a यूज करते हैं। तो a क्या है? a जो है वो a को अपन प्रिज्म एंगल बोलते हैं, प्रिज्म एंगल।
या फिर ज्यादा अपने ऑप्टिक्स की लैंग्वेज में अच्छे से अगर बात करें तो सक्सेसिव रिफ्रैक्टिव सरफेसेस के बीच में जो एंगल होगा, जैसे रे जो है, रे अपन यहां से इंसिडेंट करवाएंगे, ये रे अपन ने इंसिडेंट करवा दी, तो पहले इससे रिफ्रैक्शन होगा फिर इससे रिफ्रैक्शन होगा, तो इन दोनों सरफेस के बीच में जो एंगल होगा उसी को अपन प्रिज्म एंगल बोलेंगे। प्रिज्म एंगल को क्या बोलेंगे, इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, एंगल बिटवीन टू सक्सेसिव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। जिन दोनों सरफेस के साथ कंटिन्यूस अपन रिफ्रैक्शन करवा रहे हैं, सक्सेसिव सरफेस जिनसे रिफ्रैक्शन करवा रहे हैं, उन दोनों सरफेस के बीच में एंगल है। तो इसलिए तुम्हें अब समझ में आ रहा होगा कि इनको अपन कट करने का अपना पर्पस यही था कि इसको पैरेलल नहीं रखना चाह रहे थे इन दोनों सरफेसेस को, फिर तो वो प्रिज्म नहीं बनेगा, वो तो फिर स्लैब की टाइप से काम करना शुरू कर देगा, और स्लैब को अपन ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। बोलो यस सर। यस सर। तुम सोचो ना यार, जैसे मैं इसका नाम बोल देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ, क्या बोलूं, इसको क्यू बोल देता हूँ, इसको एम बोल देता हूँ, इसको एम बोल देता हूँ। एम क्यू और एन क्यू ये दोनों अगर पैरेलल हो जाए तो ये क्या बन जाएगी, सिंपल स्लैब बन जाएगी, जो कि अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यानी ए की वैल्यू अपन फॉर्मूला जो पढ़ेंगे उसके अंदर अगर तुम ए की वैल्यू कितनी पुट करोगे, जीरो जीरो या 180 कुछ भी बोल दो, तो इतनी अगर पुट कर लोगे तो फिर सारे फॉर्मूले स्लैब वाले बन जाएंगे। ठीक है, उनकी अपन बात नहीं कर रहे हैं। चलो, तो जनरली अपन ये मानते हैं कि जो अपना प्रिज्म है वो डेंसर मीडियम के अंदर है अभी तो एटलीस्ट, तो ये अपना डेंसर मीडियम है। कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। तो अपन दोनों रिफ्रैक्शन करवाते हैं वन बाय वन। देखो, सबसे पहले ये अपन ने कोई भी यहाँ पे प्रिज्म पे इंसिडेंट करवाई, नॉर्मल बना लेता हूं मैं, ये लो नॉर्मल बना लिया, और नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का जो एंगल होता है उस एंगल को अपन आई बोलते हैं। ये हो गया अपने पास आई, नॉर्मल का इंसिडेंट रे के साथ एंगल आई। ये आई तुम इधर से भी मेजर कर सकते हो, जैसे ये नॉर्मल बना ले, नॉर्मल का इंसिडेंट रे के साथ ये एंगल है, इधर से करोगे तो ये 180 माइनस आई हो जाए। थोड़ा सा नॉर्मल अपन ने सही नहीं बनाया क्या, सरफेस के पैरेलल दिख रहा है क्या, थोड़ा सा इधर बनाओगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, तो अब देखो, तुम कुछ लॉजिकली सोचो कि रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहे हैं, तो रेयर से डेंसर मीडियम में जाओगे तो ये जो रे है वो नॉर्मल की तरफ आएगी या नॉर्मल से दूर जाएगी? नॉर्मल के पास आएगी। एन ज्यादा होता है, एन ज्यादा है मतलब थीटा कम होगा, यानी ये कुछ इस टाइप से जाएगी, ये लोग इस टाइप से चले, इधर जाएगी ना, जहां तो ऐसे रही थी थोड़ी इधर मुड़ गई तो ये ऐसे चली, ठीक है। उसके बाद वापस से अपन इसका परपेंडिकुलर बना लेते हैं, ये लोग फिर से परपेंडिकुलर बना लिया, तो यहां पे फर्स्ट रिफ्रैक्शन के अंदर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इसको मैं R1 बोल देता हूं, R1। आई क्या है, इंसिडेंट एंगल,
R1 क्या है? फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके बाद यहाँ पे सेकंड इंसिडेंट एंगल को मैं, यहाँ पे अंदर के एंगल को मैं R से इग्नोर करता हूं, तो इसको मैं R2 बोल देता हूं। R2 क्या है? सेकंड रिफ्रैक्शन के टाइम एंगल ऑफ इंसिडेंस। ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज होते हैं लोग। ये नोटेशन जो तुम्हारे बुक्स के अंदर यूज कर रहे हैं वही नोटेशन यूज कर रहे हैं अपन, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। तो ये R1 R2 यूज करो। तो R1 R2 क्या है? सेकंड केस के अंदर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये जो रे है वो डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, और डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है मतलब m कम है तो थीटा ज्यादा होगा, यानी ये नॉर्मल से दूर जाएगी। ये लो नॉर्मल से दूर चली गई, ऐसे जा रही थी, इधर मुड़ गई। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? अरे बोलो। यस सर, यस सर। और इस रे का, रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल है, फाइनल रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल है, इसको अपन बोलते हैं E। ये नोट करने का बस नोटेशन ध्यान रखना है प्रिज्म के लिए। E क्या है? फाइनल, E है फाइनल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फाइनल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी फाइनली जब एंगल रे बाहर निकलती है तब नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है? I एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन। फर्स्ट रिफ्रैक्शन के एंगल ऑफ इंसिडेंस है R1 क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन। R2 क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन। तो ये चारों एंगल अपने को पता चल गए, I, R1, R2, E। इनमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक। अच्छा एक बात बताओ मेरे को कि ये एंगल कितना होना चाहिए? इसको मैं बोल देता हूं P, इस पॉइंट को बोल देता हूं P, Q, इस पॉइंट को बोल देता हूं R, और इसको बोल देता हूं S। तो ये S जो एंगल है ये कितना होना चाहिए? अरे ये S एंगल कितना होना चाहिए? ये 90 minus R1 plus R2। कितना होना चाहिए? 180 minus R1 plus R2। ए नहीं होगा, अथर्व बोल रहा है ए नहीं। ये तो ट्रायंगल देख लो ना, जो अपने पास PRS ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल से देख लो ना यार, इस ट्रायंगल से ये R1 है, ये R2 है, तो टोटल 3 एंगल्स का सम 180। तो ये हो गया 180 माइनस R1 प्लस R2, यानी एंगल S कितना हो गया? इनर एंगल की बात कर रहा हूं, 180 माइनस R1 प्लस R2। आ रही बात समझ में? यस सर। उसके बाद A और R1, R2 और दिस एंगल, इन चारों एंगल के अंदर रिलेशन कितना होना चाहिए ये बताओ मेरे को फटाफट। S equal to 180 minus A। देखो
अच्छा इन चारों एंगल का सम कितना होगा? 360। 360। उसमें से ये नॉर्मल है तो डेफिनेटली सरफेस के नॉर्मल बनाए ये एंगल 90 होना चाहिए और ये एंगल भी टोटल 90 होना चाहिए, यानी 90 प्लस 90 180 तो ये हो गए। इसका मतलब दिस प्लस दिस ये भी 180 होना चाहिए। यस सर। हाँ तो क्या सर। मैं कह सकता हूं कि एंगल Q प्लस एंगल S इक्वल टू 180। ये समझ में आई नहीं आई बात? अरे ये 90 90 180 हो गया तो ये दोनों भी 180 होना चाहिए, टोटल 360 होता है ना। यस सर। तो एंगल Q कितना है? A। S कितना है? 180 माइनस R1 प्लस R2 इक्वल टू 180। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन आ गई, A इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी जो प्रिज्म एंगल होगा वो फर्स्ट केस में रिफ्रैक्शन एंगल, सेकंड केस में इंसिडेंस एंगल, इन दोनों के सम के इक्वल होगा, यानी A इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। A इक्वल टू R1 प्लस R2 के इक्वल होता है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, अपने को डायरेक्टली पता होना चाहिए, आगे से डेराइव करने की जरूरत नहीं है। बोर्ड में अगर डेराइव करने को बोलेगा तो तुम कर सकते हो। उसके बाद टोटल डेविएशन निकालता हूं मैं, दोनों केस में टोटल डेविएशन निकालता हूं। तो टोटल डेविएशन कितना होगा बताओ? डेल इक्वल टू डेल 1 प्लस डेल 2। अच्छा फर्स्ट केस में तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, रे जा रही है रेयर टू डेंसर, तो रेयर टू डेंसर जाएगी तो I माइनस आर होगा या R माइनस आई होगा? I minus R. वेरी गुड, I माइनस आर। तो I कितना है? I है। R कितना है? R1 है। तो फर्स्ट केस में तो डेविएशन इतना हो गया। सेकंड केस में डेविएशन, सेकंड केस में आप देखो डेंसर से रेयर में जा रही है तो R माइनस आई हो जाएगा। तो R कितना है? E माइनस I कितना है? R2। अच्छा ये दोनों डेविएशन क्या सेम डायरेक्शन के अंदर है? ये भी क्या, जैसे इसके अंदर है, ये भी क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज है, तो दोनों को मैं डायरेक्टली ऐड कर लूं क्या? Yes sir. यस सर। तो टोटल डेल आ गया अपने पास, कितना आ गया ये बताओ? I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 आ गया, और R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है? A। तो टोटल डेविएशन आ गया, ये आ गया I प्लस E माइनस A, I प्लस E माइनस A, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, I प्लस E माइनस A। कोई भी प्रिज्म से अगर रिफ्रैक्शन होगा तो जो टोटल डेविएशन आता है वो I प्लस E माइनस A आता है। A क्या है? प्रिज्म एंगल। ध्यान रखना प्रिज्म एंगल क्या होता है, मैंने अच्छे से डिफाइन कर रखा है, जिन दोनों सरफेस के बीच में रिफ्रैक्शन हो रहा है उन सरफेस के बीच में एंगल। I क्या है? स्टार्टिंग में इंसिडेंट एंगल। E क्या है? फाइनली रिफ्रैक्टेड एंगल। R1 R2 से मतलब नहीं अपने को, तो I प्लस E माइनस A ये जो है वो टोटल डेविएशन हो जाएगा। और डेविएशन की डायरेक्शन भी अपने को सोचने की जरूरत नहीं है, प्रिज्म को कभी-कभी क्या करता है वो उल्टा कर देता है, तो तुम ऐसे ध्यान रखो। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि डेविएशन प्रिज्म का जो बेस होगा, जैसे इसको मैं बेस बोल रहा हूँ, तो बेस की तरफ डेविएट होगी। अरे बोलो।
तो डेविएशन आई प्लस ई माइनस ए, इसको मैं ऐसे लिख दूं टूवर्ड्स बेस। अरे बोलो। Yes, sir. यस सर। तो बेस की तरफ डेविएट होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। ठीक है, अच्छा ये नोट कर लिया। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, रफ कर दूं मैं इसको? इसको रफ कर दूं क्या मैं? हाँ सर। सबने नोट कर लिया? यस सर। तो देखो डेल जो है आई प्लस ई माइनस ए आ गया, लेकिन अगर इसको और ज्यादा अच्छे से अगर बात करें, वैसे तो जनरली ये जो स्टैंडर्ड केस अपन ने पढ़ा है, इसी केस के बारे में पूछा जाता है। बट कभी कभी अगर अपने को कंफ्यूज करने का ट्राई करें तो उसके बारे में तुम देख सकते हो कि सपोज ये जैसे ये प्रिज्म है, ये डेंसर मीडियम है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये रेयर मीडियम हो गया, तो रे ऐसे आई, ऐसे गई, ऐसे चली गई, यानी जो डेविएशन होगा वो टुवर्ड्स बेस हो जाएगा, ये बेस की तरफ हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ, ये जो है वो रेयर मीडियम है, मतलब किसी इस ग्लास के प्रिज्म को इससे ज्यादा डेंसर मीडियम में डाल दिया, यानी ये डेंसर मीडियम है, तो तुमको सोचो कि रे अगर ऐसे आए तो अब यहाँ पे डेंसर टू रेयर जा रही है, तो क्या ये नॉर्मल से दूर की तरफ जाएगी या नॉर्मल की तरफ आएगी? दूर की तरफ जाएगी। ये नॉर्मल की तरफ नहीं आएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी, यानी ये कुछ ऐसे चली जाएगी। जहां तो ऐसे रही थी, ऐसे रही थी, लेकिन जाना इसको ऐसे पड़ गया। उसके बाद अब रेयर से डेंसर में जाती है, डेंसर में एन ज्यादा होता है, थीटा कम होगा, यानी ये अब नॉर्मल के पास आएगी, तो ये अपना नॉर्मल हो गया। तो जा तो ऐसे रही थी, लेकिन नॉर्मल के अब पास में आएगी। नॉर्मल के पास में आएगी मतलब अब ये और ज्यादा ऐसे ऐसे जा रही थी ना, उससे भी नजदीक आ जाएगी। मतलब ये नॉर्मल सही बनाया गया अपन ने, नॉर्मल कुछ तो कुछ इस टाइप से चली जाएगी। यानी क्या है इस केस के अंदर, सेकंड वाले केस के अंदर क्या डेविएशन जो है पहले केस में भी ऐसा ही होगा, सेकंड केस में भी ऐसा ही होगा। तो क्या डेविएशन ऑपोजिट टू बेस हो जाएगा या अवे फ्रॉम बेस हो जाएगा? हाँ सर। और ये तो यार बताने की जरूरत नहीं है, ये तो अपन ने बहुत डिटेल में पढ़ रखा है कि कोई भी रे डेंसर से रेयर में जाती है, तब अगर डेविएशन को अपन पॉजिटिव लेते हैं तो एक बार आई माइनस आर होता है, तो एक बार आर माइनस आई होता है, यानी डेविएशन एक बार जिस डायरेक्शन में होता है क्लॉकवाइज हो रहा है तो एक तरफ, एक बार एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो रेयर से डेंसर में जाएगा तो ऑपोजिट टाइप से होता है, अलग टाइप से होता है, डेंसर से रेयर में अलग टाइप से होता है। इसमें क्या हो रहा है, ये रे जो है वो अवे फ्रॉम बेस जाएगी, अवे फ्रॉम बेस डेविएशन होगा। तो ये सब तो तुम कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, समझ सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा अपन ये छोटे छोटे पॉइंट्स देख रहे हैं, तो एक और चीज बता देता हूँ मैं, आगे अपन फॉर्मूला पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
जनरली अपन अपने को ये स्टैंडर्ड केस मिलेगा। तो अगर अपन इफ प्रिज्म, वैसे अपन उस फॉर्मूले को और कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी ध्यान रखो, इफ प्रिज्म इज इन ए different medium than air, इसका refractive index let's say n है, n medium बोल देता हूं, than air, air से अगर कोई अलग मीडियम हुआ तो सारे फॉर्मूले जो भी अपन पढ़ने वाले हैं वो सेम टाइप से होंगे, पहले ही बता रखा है मैंने। ओनली फॉर चेंज क्या होगा कि जो n प्रिज्म है वो n रिलेटिव ऑफ प्रिज्म हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, n ऑफ प्रिज्म अपॉन n ऑफ मीडियम। अपन n रिलेटिव लिख देंगे उस केस में, n ऑफ प्रिज्म अपॉन n ऑफ मीडियम। तो अभी तक अपन ने दो फॉर्मूले पढ़े कि a जो है वो r1 प्लस r2 के इक्वल होता है। सेकेंड, टोटल डेविएशन i प्लस e माइनस a होता है, i प्लस e माइनस a। तो यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ मेरे को। किसी को यहां तक कोई डाउट? अरे कोई डाउट है क्या? नहीं सर। किसी को डाउट नहीं है? सर ठीक है, तो थोड़ी अभी थ्योरी और बची है। अभी क्या है कि मैं आगे नहीं बढ़ रहा, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट वाला फॉर्मूला अपने को ग्राफ वगैरह समझना है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। और टाइम इन द सेंस कि थोड़ा बड़ा टॉपिक है, आधे घंटे का टॉपिक है, तो अभी इतना टाइम नहीं बचा है। तो अपन आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। एक अभी नेक्स्ट क्लास में और प्रिज्म चलेगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में आधे लेक्चर तक तो थ्योरी चलेगी, उसके बाद प्रिज्म के कुछ एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद अपन जो है प्रिज्म से TIR करवाएंगे, फिर अपन जो है रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस पे आएंगे। तो आज की क्लास को एक बार थोड़ा सा वापस से घर जाके वापस से रिवाइज करना। कोई डाउट है तो मेरे को अभी पूछ लो।